नमस्कार साथियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। बिहार के इतिहास में यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है और यह टॉपिक्स आप अगर समझ लेते हैं तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे पढ़ेंगे तो सब आसान जो है लगने लगेगा, सरल जो है वह लगने लगेगा। मगध के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आज मगध का उदय कैसे हुआ, कैसे मगध महाजनपद ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण जो है वह कर लिया। आखिर में क्या बात थी कि 16 महाजनपद में सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण मगध के द्वारा ही किया गया। उसी को समझने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। एक एक बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे और आप लोगों को यह काम मेरे साथ करना है कि यह टॉपिक्स जब हम लोग पढ़ लें तो जो इसमें से महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके सामने आए वह आपको इसी समय याद हो जाए, आप उसको इसी समय पूर्ण रूप से समझ लें और जब बीपीएससी की परीक्षा देने जाएं तो पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर के जाएं कि मगध चैप्टर से अगर प्रश्न पूछेगा तो मुझे याद है और मैं बना करके आऊँगा, सही मैं बना करके आऊँगा। तो शुरुआत हम लोग करते हैं। मगध का उदय, यही हम लोगों का आज का चैप्टर है कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो पहले हम लोग जाने मगध के बारे में थोड़ा सा कि वर्तमान से इसकी तुलना करें। मगध प्राचीन काल का यह मगध जो है इस समय के वर्तमान में किस किस क्षेत्र में फैला हुआ था। जब महाजनपद था तब, तो आप यहां देखें यह प्राचीन काल के मगध में इस समय का पटना, इस समय का गया और शाहाबाद का कुछ क्षेत्र, यह पूरा क्षेत्र और शाहाबाद का कुछ क्षेत्र जो है मिला दिया जाए तो प्राचीन काल का यह मगध कहलाता है। और यही मगध महाजनपद से उठ करके एक विशाल साम्राज्य का निर्माण जो है वह कर लेता है। देखिए, हम लोग पहले चर्चा किए हैं कि इस मगध शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है। आप लोग बताइए, इसको आप लोग पढ़े हुए हैं तो मगध शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद, अथर्ववेद में किया गया। यह परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना होगा, बीपीएससी में अगर पूछे तो अथर्ववेद में सबसे पहले मगध का उल्लेख जो है वह किया गया है। इसके साथ साथ अंग महाजनपद का भी उल्लेख जो है वह अथर्ववेद में कर दिया गया है साथियों। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि महाजनपद, यह महाजनपद था मगध और महाजनपद से आगे बढ़ करके साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ। तो महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, अंगुतर निकाय। और इसी अंगुतर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया। तो बीपीएससी में पूछा भी है, फिर पूछा जा सकता है किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख, तो अंगुतर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख जो है वह किया गया है। एक दूसरा ग्रंथ है भगवती सूत्र, तो इस भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का उल्लेख जो है वह कर दिया गया है। तो दो ग्रंथ आपको याद रखना है, दोनों पूछे तो दोनों का जवाब दीजिए, एक अगर पूछता है तो एक का आप यहाँ जवाब दे सकते हैं।
और इसी 16 महाजनपद में से एक महाजनपद कौन था? तो यह मगध था। समझ में आप लोगों को बिल्कुल आ गया होगा। और इसी मगध ने धीरे धीरे अन्य महाजनपद को अपने में मिला करके एक साम्राज्य का निर्माण जो है वह कर दिया। वही हम लोगों को आज देखना है। आज का टॉपिक जो है मुख्य रूप से वही है। तो आगे बढ़ते हैं हम, या आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब मगध का उदय क्यों हुआ, इसके सहायक तत्व क्या थे, उस पर थोड़ा सा यहाँ नजर डालेंगे। कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर हो जाएगा कि आखिर में मगध का ही क्यों उदय हुआ। तो आप देखिए मगध का उदय, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूं उदय का कारण। यह मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है। बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल पेपर में मगध के उदय का कारण भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, यह उदय का कारण कौन कौन से कारण थे जिसके चलते मगध का उदय हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे कारण में, मगध के उदय के कारण में पहला तो है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति। दूसरा है गंगा का उपजाऊ मैदान। तीसरा वाणिज्य व्यापार का विकास। वाणिज्य व्यापार का विकास। चौथा लोहे के औजार का प्रयोग। लोहे के औजार का प्रयोग और हाथियों का प्रयोग। अंतिम है विभिन्न वंशों का योगदान। तो यही महत्वपूर्ण बात है उदय के कारण में, भौगोलिक स्थिति। अब अगर हम लोग इसको देखें कि मगध के उदय में भौगोलिक स्थिति ने कैसे भूमिका निभा दिया, तो आप यहाँ देखेंगे तो आप स्पष्ट रूप से आप भी बोलेंगे कि हाँ, भौगोलिक स्थिति मगध की ऐसी थी, इसीलिए इसने अन्य महाजनपद को पराजित कर दिया और साम्राज्य के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया। जैसे मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है, प्रारंभिक राजधानी वह राजगीर था, ऐसे समझना है। और यह पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, चारों तरफ से पर्वत पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, और विदेशी आक्रमण आसानी से यहाँ पर नहीं हो सकता था। आक्रमण भी होता तो आसानी से इस पर कब्जा नहीं जमाया जा सकता था, जो इसकी सफलता का मूल कारण माना गया है। अभेद दुर्ग के समान था, इसको भेदना बहुत अधिक मुश्किल था। अब दूसरा देखिए, राजगीर से राजधानी परिवर्तित हुआ तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र जल दुर्ग के समान था, जल दुर्ग के समान। गंगा और सोन के संगम पर यह स्थित है पाटलिपुत्र। गंडक नदी भी आकर के यहीं पर मिलती है। तो नदी जो था इसको जल दुर्ग के समान जो है बना दिया था घेर करके, और इसीलिए विदेशी आक्रमण से यह बचते रहा। दूसरा,
इसने अपने भूमि पर कम से कम युद्ध लड़ा और दूसरे राज्य के भूमि पर जाकर के ज्यादा युद्ध लड़ा, जिसमें यह विजयी हुआ। तो भौगोलिक स्थिति में दो राजधानी के साथ साथ अभेद दुर्ग के रूप में पर्वत पहाड़ी जो है उसको शामिल किया जाता है। इसी के चलते मगध का उदय हो गया। दूसरा पॉइंट आप यहां देखिए, गंगा का उपजाऊ मैदान। गंगा नदी के किनारे जो है यह स्थित क्षेत्र, तो उपजाऊ मैदान, जलोढ़ मिट्टी के चलते उपजाऊ मैदान वाला यह क्षेत्र था। तो भला उपजाऊ मैदान क्षेत्र मगध के उदय में कैसे सहायक हो सकता है? तो आपको इस तरह से समझना है कि मगध का जो यह क्षेत्र है, मान लीजिए यह उपजाऊ वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन किया जाता था, और अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन हुआ तो किसानों की स्थिति जो है वह समृद्ध हो गई। किसान जो है वह संपत्तिशाली हो गए और आसानी से राजा को कर जो है वह देने लगे। राजा को कर दे करके राजा के हाथ को मजबूत किया, राजा की सैन्य शक्ति को मजबूत किया, और इसीलिए मगध का उदय हो गया। अन्य राज्यों के पास इतना सुगम जो है कारण या तत्व मौजूद नहीं था। तो दूसरा पॉइंट है गंगा का उपजाऊ मैदान। तीसरा, वाणिज्य व्यापार का विकास। एक बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा, जब भारत के इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो सिक्कों का प्रचलन के बारे में बात आती है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सिक्का का प्रचलन जो है वह भी 600 ईसा पूर्व में ही हुआ था। वह भी भगवान बुद्ध के काल में ही हुआ था, और उसको आहत सिक्का कहते हैं। आहत, पंचमार्क इसको कहा जाता है। तो सिक्कों का प्रचलन जैसे ही हुआ, वाणिज्य व्यापार के कार्यों में तेजी आ गया। आप सोचिए, इसके पहले जो था वह वस्तु विनिमय के माध्यम से कार्य किया जाता था। मतलब एक वस्तु आप लीजिए तो दूसरा वस्तु दीजिए। तो वाणिज्य व्यापार का उतना अधिक विकास नहीं हुआ था, और इसके साथ नगरीकरण की प्रक्रिया, दूसरी नगरीकरण की प्रक्रिया भी यहाँ शुरू हो रही थी। इसीलिए नए नए नगरों का उदय हुआ और वाणिज्य व्यापार का विकास यहाँ बहुत अधिक हो गया, जिसमें कृषि ने भी सहयोग दिया और जिसमें सिक्का ने भी सहयोग कर दिया। अब व्यापार करने में आसानी हो गया, कोई जरूरी अब नहीं रहा कि वस्तु विनिमय के माध्यम से ही खरीदारी जो है वह किया जाएगा। वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ तो कौन समृद्ध होगा? व्यापारी वर्ग, और व्यापारी वर्ग ने भी किसानों के समान राजा का समर्थन कर दिया, मगध के शासक का साथ दिया, और इसीलिए मगध जो है अन्य राज्यों को पराजित करके, अन्य महाजनपद को पराजित करके एक विशाल साम्राज्य का निर्माण जो है कर लेता है। इसलिए यह तीसरा पॉइंट जो है मगध के उदय में महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पर आ रहा है एक महत्वपूर्ण तथ्य, लोहे के औजार का प्रयोग। बहुत बड़ी बात है। प्राचीन काल में लोहे के बारे में जानकारी हम लोगों को बहुत बाद में हुआ। देखिए साथियों, हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले किस धातु के बारे में जानकारी हुआ, तो तांबा, इसके बारे में हुआ था, और इसलिए इसको पवित्र धातु के रूप में माना गया है। आगे जब हम लोग बढ़े तो कांसा धातु बनाने के बारे में भी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वह जान गए। हड़प्पा सभ्यता में ही सबसे पहले चांदी का भी प्रयोग किया गया, लेकिन लोहे के बारे में अभी तक जानकारी नहीं था। ऋग्वैदिक काल में जब आते हैं तो वहां भी लोहे के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं था, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते हैं तो लोहे के बारे में जानकारी मिल जाता है। और आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व यानी BC तक। मतलब
लोहे के बारे में जानकारी अब मिला और उस लोहे का प्रयोग कृषि कार्य में तो किया ही गया। यह एक क्रांति था, लोहे के बारे में जानकारी, उसको कृषि कार्य में लगाया गया, हल में उसका प्रयोग किया गया, तेजी आ गया कृषि में। और इस लोहे का प्रयोग जो है हथियार बनाने में भी किया गया। युद्ध से संबंधित अस्त्र शस्त्र का निर्माण इस लोहे से किया गया और लोहे के औजार का प्रयोग मगध ने बहुत अधिक किया युद्ध में और अपने दुश्मनों को पराजित कर दिया, क्योंकि इसको आसानी से लोहा जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता था। उदाहरण आप देखिए, जब अजातशत्रु हम लोग पढ़ेंगे तो अजातशत्रु ने लोहे का 2 औजार रथ मुसाल और महाशिलाकंटक 2 नए हथियार का प्रयोग किया और इसके बल पर इसने वैशाली या लिच्छवी जैसे शक्तिशाली गणराज्य को पराजित कर दिया था। तो लोहे के औजार का प्रयोग करके मगध जो है उत्कर्ष पर पहुंच गया। उसके बाद मैंने लिखा है हाथियों का प्रयोग। कुछ विद्वान जो हैं वह कहते हैं कि मगध इसलिए आगे निकल गया कि यह अपनी सेना में अधिक संख्या में हाथियों का प्रयोग करता था और इसको कलिंग से, वर्तमान के उड़ीसा से पर्याप्त मात्रा में हाथी जो है वह मिल जाता था, जिसका प्रयोग इसने युद्ध में कर दिया। तो हाथी का प्रयोग करके युद्ध को जीत लेना कैसे? तो साथियों, माना गया है कि हाथी का प्रयोग इसलिए किया जाता था कि वह दुर्ग की दीवारों को तोड़ने का कार्य कर देते थे। वह दुर्ग के फाटक को तोड़ देते थे और सेना अंदर नगर में प्रवेश करती थी। वह दलदली भूमि में भी चलते रहते थे। इसलिए हाथियों का प्रयोग मगध ने अधिक से अधिक किया। हालांकि इसका नकारात्मक पक्ष भी है, कभी कभी यही हाथी अपने सैनिकों को भी कुचल देते थे। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है विभिन्न वंशों का योगदान। यह सब सही है, लेकिन इसके बावजूद विभिन्न वंश अगर नहीं होता, इस वंश के शक्तिशाली शासक नहीं होते, तो मगध का उदय जो है नहीं होता। जितना तेज गति से हुआ, जिस द्रुत गति से हुआ और जितना शक्तिशाली रूप में हुआ, शायद नहीं हो सकता था। तो विभिन्न वंशों का योगदान भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही कारण है या यही सहायक तत्व है जिसके चलते मगध का उदय हुआ। मुझे विश्वास है कि यह आप समझ गए होंगे इस पॉइंट के माध्यम से कि मगध का उदय जो है वह कैसे हुआ। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो विभिन्न वंशों के शासकों के बारे में पढ़ना है जिन्होंने मगध के उदय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा दिया था। 4 वंश आएगा, जिसमें से एक वंश नाम मात्र का है, वह पौराणिक वंश के रूप में माना गया है। बाकी 3 वंश जो है वह काफी महत्वपूर्ण है, जिसने मगध के विस्तार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह निभा दिया था। तो उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसको हम मिटाते हैं। अब विभिन्न वंश की बात आ रही है, तो यहाँ पर कौन कौन वंश है मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो विभिन्न वंश में मगध के उदय में आप यहाँ देखिए बृहदर्थ, बृहदर्थ वंश, हर्यक वंश,
शिशुनाग वंश, और नंद वंश। पिछला वीडियो में मैंने संस्थापक जो है वह लिख दिया था, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग इसकी चर्चा जो है यहाँ पर करेंगे कि किस वंश के शासकों ने अधिक भूमिका का निर्वहन किया। तो अब हम लोग पहला वंश लेते हैं बृहदर्थ वंश को। मैंने अभी कहा कि यह पौराणिक वंश के रूप में माना जाता है। इतिहास में यह 3 महत्वपूर्ण वंश जो है जिसने मगध के उदय में सबसे अधिक योगदान किया था। फिर भी अगर बृहदर्थ वंश को यहाँ पर लिया जाए तो आप देखिए बृहदर्थ वंश, इस वंश के यहाँ पर कुछ नाम आएंगे। क्योंकि यह पौराणिक काल से पौराणिक परंपरा पर आधारित है, तो स्पष्ट रूप से इन लोगों का काल जो है वह नहीं मिलता है। तो यहाँ मैं नाम लिख रहा हूं बृहदर्थ, जरासंध। जरासंध का नाम आप लोग सुने होंगे, महाभारत का सीरियल वगैरह आप लोगों ने देखा होगा तब। निपुंजय, यह कुछ शासक हैं, बृहदर्थ, जरासंध और निपुंजय। अब देखिए यह बृहदर्थ जो है यह बसु का पुत्र था। बृहदर्थ राजा बसु का पुत्र था और जरासंध का यह पिता था। इसी ने जिस वंश की स्थापना किया उसी को इतिहास में बृहदर्थ वंश कहा गया। इसी के नाम पर इस वंश का नाम भी बृहदर्थ वंश जो है वह पड़ गया। और कहा गया है कि इस बृहदर्थ के पिता वसु ने मगध की प्रारंभिक राजधानी, तो प्रारंभिक राजधानी क्या था? राजगीर। प्रारंभिक राजधानी राजगीर की स्थापना किया था, बसु ने किया था इन्होंने। इसीलिए राजगीर का प्राचीन नाम बसुमती, राजगीर का प्राचीन नाम बसुमती भी है। राजा बसु के नाम पर इसका नाम बसुमती हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें बनता है कि राजगीर का वास्तुकार का नाम क्या था, जो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो इस राजगीर का जो वास्तुकार था उसका नाम था महागोविंद। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजगीर का वास्तुकार का नाम बताएं, तो महागोविंद के दिशा निर्देशन में इस राजगीर की स्थापना किया गया और इसी को मगध की प्रथम राजधानी बनाया गया, जिसको गृहब्रज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसको बसुमती के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। बृहदर्थ के बाद जरासंध का शासनकाल माना गया है। तो जरासंध के बारे में आप लोग जानते होंगे, महाभारत नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग सीरियल देखे हैं महाभारत का, उसमें दिखाता है कि जरासंध का वध किसके द्वारा कर दिया गया था। इसका वध जो है जरासंध का, तो भीम के द्वारा। मल्ल युद्ध में भीम ने भगवान कृष्ण के इशारे पर जरासंध का वध कर दिया। तो इसकी भी कहानी जो है वह आकर के समाप्त हो जाती है। अब बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक कौन था? आप यहां देखिए निपुंजय था, यह अंतिम है।
और इसका मंत्री का नाम है पुलिक। पुलिक था निपुंजय बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक, जिसके मंत्री का नाम है पुलिक। और इसी पुलिक ने किसकी हत्या कर दिया? निपुंजय की हत्या कर दिया और इस वंश का अंत हो जाता है। निपुंजय की हत्या के साथ बृहदर्थ वंश का अंत हो गया। लेकिन यह पुलिक जो है यह सत्ता का सुख नहीं भोग सका। इसने जैसा किया वैसा ही पाया और इस पुलिक की हत्या इसके मंत्री, इसकी हत्या जो है पुलिक, इसके मंत्री भट्टिये ने कर दिया। भट्टिये नाम था। पुलिक की हत्या भट्टिये के द्वारा किया गया और अब इनकी भी कहानी जो है वह समाप्त हो गया। लेकिन भट्टिये जो है वह मगध की गद्दी पर नहीं आता है, तो क्या करता है? तो अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा देता है। भट्टिये ने अपने पुत्र को मगध की गद्दी पर बैठा दिया और वह मगध की गद्दी पर बैठने वाला जो व्यक्ति था, इसका पुत्र, इसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार। और इसी बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना कर दिया? इस बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया और बृहदर्थ वंश के बाद अब हर्यक वंश की कहानी जो है वह शुरू होता है। और इस हर्यक वंश ने मगध के उदय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह निभा दिया था। तो मैं आशा करता हूं कि यह बृहदर्थ वंश के बारे में संक्षिप्त बात है, आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आया होगा। एक दो पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर ज्यादा नहीं याद रखना है। जैसे महागोविंद यहाँ लिखे हुए हैं, तो परीक्षा में पूछे कि राजगीर का वास्तुकार, तो महागोविंद था। जरासंध का वध किसने किया? तो भीम ने किया था। और बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो निपुंजय था बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक। तो इसके साथ बृहदर्थ वंश जो है वह समाप्त होता है और हम लोग एक नए वंश, और यह महत्वपूर्ण वंश है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप देखिए यहां अब है, इसको मैं यहां ला रहा हूं हर्यक वंश को। हर्यक वंश। अब यहां से काल जो है मिलने लगता है, तो काल जब मिलने लगता है तो हम लोग भी यहां शामिल कर देंगे काल को। 545 बीसी से 412 बीसी, यही काल माना गया है पुस्तक के अनुसार हर्यक वंश का। साथियों, बीपीएससी में पूछा गया है कि पितृहंता वंश किसको कहते हैं? तो यही वह वंश है हर्यक वंश जिसको पितृहंता, पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त करने वाला पितृहंता वंश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस हर्यक वंश को हिरण्यक वंश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जिस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे उसी तरह से हम लोगों को जवाब देना है। गलती जो है वह बिल्कुल नहीं करना है। बीपीएससी के एग्जाम में ऐसे आप अगर करेंगे, बनाएंगे, सफलता जो है वह निश्चित रूप से मिल जाएगा। अब हर्यक वंश के अंतर्गत कौन कौन शासक हुए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे
हर्यक वंश का संस्थापक अभी हम लोगों ने चर्चा किया तो बिंबिसार, यह है बिंबिसार और इसका कार्यकाल है 545 से 493 ईसा पूर्व। बिंबिसार के बाद इसका पुत्र आता है अजातशत्रु। और इसका काल है 493 से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु के पुत्र आते हैं उदयन और इनका काल है 460 से 445 बीसी ईसा पूर्व। और इसके बाद पतन की तरफ यह वंश अग्रसर होता है। कमजोर यहाँ पर शासक आते हैं तो अंतिम शासक के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद 3 शासक आए, मैं एक ही साथ लिख दे रहा हूं। अनिरुद्ध, मुंड, नागदासक। इन लोगों का काल एक ही साथ है यहाँ और यह 445 से लेकर 412 बीसी, यहाँ 412 बीसी आ जाएगा। तो यही इन लोगों का काल है, लेकिन इन लोगों से पॉइंट नहीं के बराबर बनता है। जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न बनेगा वह इन तीनों शासकों से बनेगा, ध्यान रखना है। तो आसान है पढ़ना, 2-3 के बारे में नहीं भी पढ़ते हैं उतना और 3 के बारे में पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने से हम लोगों को मतलब है, विद्वान बनने से हम लोगों को मतलब है नहीं। अब यहाँ हर्यक वंश का संस्थापक यह बिंबिसार है, तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। यह भट्टिये का पुत्र था और इसने हर्यक वंश की स्थापना कर दिया। अब देखिए, मगध का उदय का यह प्रारंभिक अवस्था था, शैशव काल माने जाता है। अभी मगध शिशु के रूप में था। तो यह जब गद्दी पर आता है तो यह कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था और इसने वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया कि वैवाहिक संबंध का सहारा लेकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी अभी गद्दी पर आए हैं और युद्ध अगर कर लिया जाए, सभी लोगों को दुश्मन बना लिया जाए तो हो सकता है कि पतन भी हो जाए और इस नीति में यह पूर्ण रूप से सफल भी हो जाता है। तो वैवाहिक नीति का पालन कैसे करता है यहाँ आप देखिए। बिंबिसार, इस बिंबिसार में इसने पहला शादी जो है यह कौशल प्रदेश की राजकुमारी कौशल देवी के साथ किया। कौशल प्रदेश की राजकुमारी कौशल देवी के साथ विवाह कर लेता है तो यह पश्चिम की तरफ से निष्कंटक हो जाता है। यह कौशल राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित था, महाजनपद था, यह काफी शक्तिशाली भी था। इसीलिए वहां जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करके इस राज्य को मित्रवत राज्य के रूप में बना लेता है। तो कूटनीतिक में यह सफल हो गया। दूसरा चाल भी इसका सफल हो गया, क्योंकि कौशल देवी से जब विवाह हुआ तो इनके पिता जो थे बिंबिसार को काशी का एक गांव दिया जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए यह प्रति वर्ष था। तो 2 फायदा हुआ, एक तो आक्रमण होने से बच गया, भय जो था वह समाप्त हो गया कि अब इधर से आक्रमण नहीं होगा। दूसरा आर्थिक लाभ भी यहाँ पर हो जाता है बिंबिसार को, और इस पैसे को इसने सेना को और मजबूत करने में लगा दिया। तो दोहरा लाभ हुआ,
इसीलिए इसको कूटनीतिक शासक के नाम कूटनीतिक शासक भी कहा गया है। वैसे बिंबिसार को अगर आप पुराण में देखेंगे तो इसको श्रेणिक कहा गया है। श्रेणिक बहुत बड़ा सैनिक था यह, तो श्रेणिक के नाम से भी संबोधित किया गया है। अब देखिए साथियों, अब यह कौशल राज्य के प्रति अपनी नीति में सफल हो गया, तो इसने अब लिच्छवी राजकुमारी वैशाली जो हाजीपुर है चिल्हना के साथ, अब यह दूसरा विवाह जो है वह चिल्हना इनके साथ किया। चिल्हना के साथ विवाह इसलिए किया कि उत्तर से मगध पर आक्रमण नहीं हो और मित्रवत संबंध जो है वह कायम हो जाए। या लिच्छवी जो था वह गणराज्य था और गणराज्य पर कोई आक्रमण आती थी, गण पर संघ पर विपदा आती थी, तो सभी संघ आपस में मिल जाते थे और उस समय वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते थे। इसीलिए इसने लिच्छवी राजकुमारी चिल्हना के साथ विवाह कर लिया और इस नीति में भी यह सफल हो गया। अब गंगा के उस पार से आक्रमण होने का भय जो है वह समाप्त हो गया। भारत का पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र माना गया कि यहाँ से विदेशियों का आक्रमण जो है वह हो सकता है। इसीलिए मद्रकुल की राजकुमारी, तीसरा विवाह है, क्षेमा, मद्रकुल की राजकुमारी। मद्रकुल जो था वह पंजाब में स्थित था और मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा के साथ भी इसने विवाह किया। तो कितने विवाह इसने कर लिया इतिहास के अनुसार? तो 3 विवाह यह किया और तीनों विवाह जो था वह राजनीति से प्रेरित था और इसकी वैवाहिक नीति को माना गया है कि पूर्ण रूप से सफल हुआ। इसीलिए इतना लंबा समय तक यह शासन व्यवस्था को आप देख रहे हैं 545 से लेकर 493 ईसा पूर्व लंबे समय तक इसने शासन व्यवस्था को संचालित किया था। अब इसकी आर्थिक रूप से मजबूती हो गई, सैन्य रूप से मजबूती हो गई। अब यहाँ पर परीक्षा के लिए एक प्रश्न बनता है और वह आपको यहाँ ध्यान में रखना होगा। जैसे बिंबिसार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या माना गया है? तो बिंबिसार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है अंग को विजित कर लेना। हम अंग को विजित कर लेना बिंबिसार की महत्वपूर्ण जो है वह उपलब्धि माना गया। हम लोग अंग के बारे में पहले भी चर्चा किए थे, यहां पर लिख रहे हैं अंग। परीक्षा में पूछे कि बिंबिसार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वह कौन था, तो अंग को जीत लेना। हम लोग चर्चा किए थे कि 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद जो थे वह बिहार में थे। 3 महाजनपद की हम लोग चर्चा किए थे, एक मगध जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, और एक अंग है, और तीसरा बज्जी जिसमें लिच्छवी या वैशाली जो है वह शामिल था। तब वही अंग की बारी आ गई है साथियों। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण किया और इसको जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। अंग को वर्तमान में, इस अंग को वर्तमान में क्या कहते हैं? कौन सा क्षेत्र है? तो भागलपुर क्षेत्र है इसका, और इसी को जीत करके मिलाया गया था। यहाँ के महत्वपूर्ण शासक थे यह ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त अंग के शासक थे। महाभारत का सीरियल आप देखे होंगे तो आप लोगों को याद होगा, अभी चल भी रहा था
कि राजा कर्ण को अंग जो है वह दे दिया गया था, महाभारत काल से संबंधित, और उनको अंगराज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वही अंग है जो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं 16 महाजनपद के रूप में स्थापित था। और हम लोग जब जैन धर्म पढ़े थे तो वहां चर्चा किए थे, इस अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। इसी जगह की चंदना थी, चंपा की राजकुमारी चंदना, जिसको जैन धर्म में पहली महिला के रूप में दीक्षित किया गया था। तो उसी के बारे में तो यहाँ पढ़ रहे हैं। और चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी। चंपा का प्राचीन नाम जो था वह मालिनी था। बिंबिसार ने अंग को जीता और अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अजातशत्रु को दे दिया कि तुम यहाँ की शासन व्यवस्था को संचालित करो। तो यह इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हो जाती है। हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि बिंबिसार जो थे वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के प्रति इनका अनुराग था और इन्होंने बेलवन महाविहार का निर्माण करा करके भगवान बुद्ध को दे दिया था। अर्थात यह भगवान बुद्ध के परम मित्र थे। अगर परीक्षा में पूछ दे तो यह जवाब जो है हम लोगों को देना होगा कि भगवान बुद्ध के समकालीन या परम मित्र, तो बिंबिसार का नाम आता है। अब यहाँ पर बिंबिसार से एक पॉइंट और बनता है। देखिए वह पॉइंट क्या है कि सबसे पहले इस मगध महाजनपद का, या जो आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? तो मगध का सबसे बड़ा दुश्मन महाजनपद जो था वह अवंती था। अवंती। मगध शक्तिशाली था तो अवंती भी शक्तिशाली था, काफी शक्तिशाली। और इसकी दो राजधानी थी, एक उज्जैन और दूसरा महिष्मती। महिष्मती, एक उज्जैन और दूसरी राजधानी महिष्मती थी। और यहाँ के जो शासक थे वह थे चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत, यहाँ मैंने लिखा है साथियों, इसको पढ़िएगा। चंद्रप्रद्योत यहाँ के शासक थे और प्रबल शत्रुता की बात थी दोनों में। हुआ क्या कि अवंती के शासक जो थे वह बीमार पड़ गए, गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अब लग रहा था कि उनकी अंतिम अवस्था जो है वह आ गया है, नहीं बच सकते हैं। तब इन्होंने बिंबिसार के पास अपना दूत भेज करके अनुरोध किया कि मैं गंभीर रूप से बीमार हूं, आप अपने राज्य वैद्य को मेरे इलाज करने के लिए भेजिए। अब सवाल था कि सबसे बड़ा दुश्मन था अवंती, मगध का, और राजा गंभीर रूप से बीमार था, तो क्या उसको सहायता देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? या राजनीति क्या कहता है कि इस समय अवसर का लाभ उठाना चाहिए और हमला बोल देना चाहिए। वैसे भी मरणासन के करीब हैं चंद्रप्रद्योत, तो जीत करके अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया जाए। भले कूटनीतिज्ञ था बिंबिसार, लेकिन इंसानियत के नाम पर यह धोखा देने वाला या धोखे से राज्य पर कब्जा जमाने वाला शासक के रूप में नहीं जाना जाता है। दुश्मनी जो था वह अपनी जगह पर था और इसने अपने राज्य वैद्य को भेजा। और परीक्षा के लिए अब यहाँ से एक प्रश्न निकल जाता है, और वह प्रश्न है कि बिंबिसार का राज्य वैद्य का क्या नाम था जिसको अवंती इलाज करने के लिए भेजा गया? तो यहाँ देखिए, जीवक, यही नाम है।
यह चिकित्सक थे, बहुत बड़े राज्य वैद्य थे, विख्यात। इनकी तुलना धन्वंतरी के साथ किया जाता है, जो गुप्त काल में 9 रत्नों में शामिल थे। इनकी तुलना जो है वह चरक के साथ किया जाता है, वैद्य के रूप में, चिकित्सक के रूप में, राज्य वैद्य के रूप में। तो यह जीवक जाते हैं अवंती और चंद्र प्रद्योत का इलाज करते हैं। तो यह क्या प्रमाणित करता है कि प्राचीन काल से ही भारत में जो था, राजनीतिक दुश्मनी को अलग रखा जाता था और अन्य जो संबंध था उसको अलग रखा जाता था। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करना था। अगर कोई आपसे याचना करता है, आपके शरण में आता है, और उसके बाद जो है आक्रमण करने की अगर जरूरत आए तो वह आक्रमण भी किया जाता था। तो यह कार्य भी बिंबिसार से संबंधित यहाँ पर है। अब बिंबिसार जो है सफलतापूर्वक तो शासन कर रहे थे, लेकिन इनके पुत्र ने इनकी हत्या कर दिया। लंबा समय आप देख रहे हैं, फिर भी अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दिया, और अजात शत्रु की हत्या इनके पुत्र उदयन ने कर दिया। इसीलिए इतिहास में मैंने पहले भी कहा कि इसीलिए इतिहास में हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा गया है, क्योंकि पिता की हत्या करके एक के बाद एक जो है यह लोग गद्दी पर आते थे। अब बिंबिसार की कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, और बिंबिसार के बाद जो है हम लोग अजात शत्रु के बारे में यहाँ पर देखेंगे। साथियों, अजात शत्रु हर्यक वंश का सबसे महत्वपूर्ण जो है वह शासक माना गया है, और इसकी एक नहीं बल्कि अनेक उपलब्धि है। अजात शत्रु के बारे में पढ़ने के पहले मैंने जो कहा था पिछला वीडियो में कि मैं 4 या 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, अब पहले उसका समय आ गया है। आप उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। लाइक और शेयर तो आपका बनता है, चूंकि महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को दिया जा रहा है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन की चर्चा कर लें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में बौद्ध धर्म से आप लोगों से पूछूंगा, और बौद्ध धर्म के बारे में आप लोगों को बतलाना है जो आपने वीडियो देखा है। क्वेश्चन आसान है, लेकिन फिर भी आंसर बतलाना है, इसलिए कि यह परीक्षा में पूछा जाता है, और मैं चाहता हूं कि अपने माध्यम से इसको इस तरह से याद करा दें कि कभी भी आप परीक्षा में नहीं भूलें, क्योंकि यह पूछा जाता है। 1 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल, 1 नंबर से पीटी परीक्षा जो है वह नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पूछ रहा हूं कि प्रथम बौद्ध संगीति यहाँ स्थान और अध्यक्ष, यही आपको बतलाना है। प्रथम में द्वितीय बौद्ध संगीति, इसमें भी यही बतलाना है, स्थान अध्यक्ष। तृतीय बौद्ध संगीति, स्थान अध्यक्ष, और चौथी स्थान और अध्यक्ष। तो चलिए बताइए, स्थान, अध्यक्ष, स्थान, अध्यक्ष, स्थान,
जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप बताइए इसका आंसर। तो प्रथम का कौन हो जाएगा स्थान? राजगीर। अध्यक्ष महाकश्यप। दूसरा वैशाली। स्थान में अध्यक्ष में साबक मीर। तीसरा स्थान पाटलिपुत्र का नाम आ गया यहां। और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस, मोगली के पुत्र थे इसलिए नाम जुड़ा। और चौथा है यहां कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर। और अध्यक्ष वसुमित्र। तो यही आंसर था। आप लोग आंसर जानते थे और जानते हैं, फिर भी मैंने यहाँ दोहराया इसलिए कि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। साथियों, अब यह जो हम लोग मगध का उदय पढ़े हैं जहां तक बिंबिसार तक, अगला वीडियो में हम लोग आगे इसको समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में इसी तरह से बिंबिसार से संबंधित मगध के उदय चैप्टर में आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा। ध्यान में रखना, जो महत्वपूर्ण मैंने बतलाया उसको 4 या 5 क्वेश्चन मैं पूछूंगा और आपको आंसर जो है वह बतलाना है। आंसर बतलाने से यह होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वह बढ़ेगा, सही होगा। क्योंकि आप वीडियो जब देख रहे हैं अच्छे तरीका से, तो मैं तो यहाँ कई बार एक ही बात को बोल रहा हूँ कि आपको याद करना है, इसलिए कि परीक्षा में वह पूछा जाता है, इसलिए कि सब कुछ जो है वह दिमाग में नहीं रखना है। बहुत सारा ऐसा जगह है, बहुत सारा ऐसा बिंदु है, बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जहाँ से परीक्षा में नहीं पूछा जाता है प्रश्न। तो जहाँ से ज्यादा पूछा जाता है उसी पर तो हम लोग फोकस करेंगे और उस तत्व को इस दिमाग में रखना भी जरूरी है। दूसरा बात कि बिहार का इतिहास हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो बिहार का इतिहास जब समाप्त होगा और भारत का इतिहास हम लोग जब पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ से बहुत सारा चीज वहां मिलेगा। तो आपको लगेगा कि यार यह मैं जानता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं जानता हूँ, यह तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। और तब आपकी तैयारी का लेवल देखिएगा कि कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा और आप 10 गुने मन से, 10 गुने वेग से और तैयारी में जुट जाएंगे। तो उसका भी लाभ बिहार के इतिहास पढ़ने से हम लोगों को है। और जब आप पीटी की परीक्षा पास कीजिएगा और मुख्य परीक्षा में बैठिएगा, और अगर आपका मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल पेपर इतिहास है, मैं ऑप्शनल पेपर भी शुरू करूंगा हिस्ट्री का, तो वहां भी यह बहुत आपको लाभ देगा। जैसे क्वेश्चन बैंक अगर आपका इतिहास का बीपीएससी मुख्य परीक्षा का होगा तो उसमें मगध के उदय के सहायक तत्व या मगध के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए, पूछा गया है। जो मैंने यहाँ पर समझाया शुरू में, मगध के उदय के कौन कौन से कारण थे, अगर वह कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया, एक बार में नहीं आती, एक बार और देखिए, अगर वह समझ में आ गया तो आप उसी समझ के आधार पर अपना नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बना करके आप मुख्य परीक्षा के ऑप्शनल पेपर में भी लिख सकते हैं। तो इतिहास पढ़ने का यह एक बहुत बड़ा फायदा है। देखिए 40 क्वेश्चन तो रहता ही है पीटी में, आप मेंस में जाएंगे फर्स्ट पेपर में तो इतिहास का 114 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बोनस कितना मिल रहा है? अगर आप इतिहास ऑप्शनल पेपर रखते हैं तो आपको बोनस में 40 अंक तो पीटी में मिल रहा है, उसको पढ़िएगा, यह तैयारी हो जाएगा। और 114 नंबर जो है वह आपको मुख्य परीक्षा के जीएस फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है। तो 114 नंबर और 40 नंबर
154 नंबर, मतलब लगभग 150 नंबर का अतिरिक्त आपको फायदा हो रहा है। तो क्यों नहीं इतिहास विषय रखेंगे ऑप्शनल में। मेरा है ऐसा नहीं है कि मेरा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि और मान लीजिए आप सोशियोलॉजी रख लीजिएगा तो आपको ना पीटी में उससे कोई क्वेश्चन आएगा। मैं सोशियोलॉजी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सोचने वाली बात है। ना मेंस के जीएस पेपर में उससे कोई प्रश्न आएगा। तो ऐसा विषय रखें जो हमको पीटी में भी सहयोग करे, ऐसा विषय रखें जो मेंस के जीएस पेपर में भी सहयोग कर दे। तो वह इतिहास है, वह ज्योग्राफी है, वह लोक प्रशासन है, एंथ्रोपोलॉजी का भी कुछ पार्ट जो है वह आ जाता है। तो वैसा विषय हम रखेंगे कि एक पढ़ने से तीन तीन का लाभ जो है हम लोगों को प्राप्त हो जाए। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के उपरांत शेयर तो आपका बनता है, शेयर करना, लाइक करना भी बनता है। आप शेयर और लाइक करेंगे तो अभी तो हमको अंदाजा लगेगा कि मैं क्या दे रहा हूँ आपको। और एक पसीना जो है गिर रहा है, देख रहे हैं आप, तो बहुत मेहनत लगता है इसमें वीडियो बनाने में। और इसका तो आपको अपने दोस्तों तक पहुंचाने का हक बनता है। और वह एक शेयर पर टच कर देना है, एक लाइक पर टच कर देना, उसमें तो कोई पैसा आपको लग नहीं रहा है। तो इसको कीजिए, इसको बढ़ाइए, दूर दूर तक फैलाइए। भगवान बुद्ध क्या बोले थे? मैंने तो अमृत पी लिया है, अब इसको अन्य लोगों को पिलाना है। वह चाहते तो उस ज्ञान को ऐसे ही दबा करके रख देते, तो ज्ञान को दबा करके रख देते तो भगवान के रूप में उनकी पूजा नहीं होती। हम और आप आज उनकी कहानी को नहीं पढ़ते, आयोग बीपीएससी उनकी बातों को परीक्षा में नहीं पूछता। तो उस तरह से बनिए, फैलाइए इसको चारों तरफ कि हाँ, इतिहास की पढ़ाई शुरू हो गई है। शाम 5 बजे बिहार का इतिहास चल रहा है, भारत का इतिहास भी चलेगा और इसके साथ साथ ऑप्शनल पेपर इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए और वीडियो को शेयर करने